सो लास्ट डे हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, वीबीटी थ्योरी। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है कि वीबीटी थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या लगा, कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, वीबीटी थ्योरी का ड्रॉबैक्स क्या क्या था, क्या लग रहा है तुम लोगों को कि क्या नहीं बता पाया वीबीटी? मैं एक बताऊं, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं था उस समय कि जब वी आर सेइंग कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो पेयरिंग होगी, है ना। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो पेयरिंग होगी, और वीक फील्ड लिगेंड्स होगा तो अनपेयर रहेंगे चीज़ें, है ना, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे। ये क्यों होगा? किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया क्यों होगा? किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, तो भाई यही ड्रॉबैक है। वो क्लोज कर दो प्लीज। यही ड्रॉबैक है उसका कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था व्हाई पेयरिंग इज हियर, व्हाई अनपेयरिंग इज हियर, क्यों है, व्हाई, रीजन तो कुछ नहीं बनाया था उन्होंने, बस होगा उन्होंने बोल दिया था, रीजन इज नॉट देयर। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि व्हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड आर फाउंड इन पेयर, व्हाई वीक फील्ड आर फाउंड इन अनपेयर। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट, वो जो भी कंपाउंड था, अरे ये सेकंड कैसे लिख दिया, जो भी कंपाउंड बन रहा था, जिसके भी बारे में हम सारी चीज़ें वीबीटी थ्योरी में निकाल रहे थे, उसका कलर नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। कंपाउंड का कलर क्या होगा, है ना, कलर वीबीटी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो भी कंपाउंड है उसका कलर क्या होगा। क्या क्या एक्सप्लेन किया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या, ज्योमेट्री क्या होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, उस ये सब एक्सप्लेन किया था, बट उस कंपाउंड का कलर क्या होगा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज द ड्रॉबैक। तीसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला मैंने? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे जो हम लोगों ने सीरीज बताए थे, उसका लिगेंड्स को के बारे में लेकर, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल को लेकर कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने, है ना। जो भी कहानी कही थी हाइब्रिडाइजेशन से ही सॉल्व कर दिया था उन्होंने, बट क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ किया था उन्होंने नहीं यूज़ किया था। तो बेसिकली 3 मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी थ्योरी आर दीज ऑल 3। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो वीबीटी का जो ड्रॉबैक्स था उसको पूरा करना था। सो द मेजर ड्रॉबैक जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने पूरा किया वो था कलर का आधार। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कलर के आधार पे ही इम्पोर्टेंस मिला, वीबीटी थ्योरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला क्योंकि उन्होंने कलर भी बताया। ठीक है, चलो समझते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी के आधार पे कहा गया कि एक होता है मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, एक होता है लिगेंड। यही दो पार्ट होते हैं ना मेन, है ना, जिसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो मेटल्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज और लिगेंड्स जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, वो मेजरली नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा और वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
बिकॉज दे आर ऑपोजिटली चार्ज। कैसे जुड़ेंगे? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कौन से बॉन्ड से? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि इसके बीच में ऑपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से पास 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 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो CFC ने बोला, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, और जो बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड, है ना? आयनिक बॉन्ड, बताओ यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं यहाँ पे नेगेटिव, तो है ना आयनिक बॉन्ड। तो कैसा बॉन्ड है यहाँ पे? आयनिक बॉन्ड। एंड लीगेंड हमेशा क्या करता है? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बढ़ता है ना? तो लीगेंड्स ऑलवेज अप्रोच टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मेन 3 ही बात है। पहला बात है क्या? मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, उसके वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, और लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ खींचता चला जाता है। समझ आया? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। मेटल क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? वेरी नाइस, इट इज अ डोनर, है ना? मेटल इज अ डोनर, और ये क्या है? एक्सेप्टर, है ना? तो जिसको जरूरत है वही तो कुएं के पास कौन जाएगा? प्यासा जाएगा ना। तो प्यासा इज हिज लिगेंड, और कुआं इज मेटल, तो कुएं के पास प्यासा अट्रैक्ट होते हुए चला जाता है। समझ आया? ठीक है, यहाँ पे एक और थ्योरी इंक्लूड होता है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और एक थ्योरी इंक्लूड हो रहा है, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये भाषा ना, मतलब अगर तुम बुक में देखोगे या NCERT में देखोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके इस चीज़ को लिखा हुआ है, बट बहुत इजी तरीके से समझाएंगे। देखो, मेटल जो होता है, वी एक्सेप्टेड पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट इज़ अ डोनर। लिगेंड वी एक्सेप्टेड नेगेटिवली चार्ज बिकॉज इट इज़ अ एक्सेप्टर। ठीक है, बट मेटल के चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है? मेटल इज अ एटम ना, उसके चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा ना, घूमेगा ना। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, लिगेंड इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाट डू यू थिंक, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिपल्शन होना चाहिए, है ना? सो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू। जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा मेटल का और लिगेंड्स का है, जो नेगेटिवली चार्ज है, उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, और इसी के वजह से अलग अलग, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ, दिस इज द रीजन फॉर स्प्लिटिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, रिपल्शन की वजह से जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो रही है। अब देखो क्या चीज़ें अलग अलग हो रही है वो और एक्सप्लेन करते हैं। जो समझ रहे हो ना, मतलब स्प्लिटिंग हो रहा है, कुछ तो अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्या अलग हो रहा है? चलिए उसको समझते हैं कि क्या अलग हो रहा है। ठीक है, तो VBT ने हमको बताया, अच्छा यहाँ पे रब कर लूँ ना, ओके। These are also important, पूछा जाता है why splitting is there, why splitting happen in crystal field। तो आप लिखोगे मेटल एंड लिगेंड्स का जो स्टोरी मैंने बताया वो आप लिख लोगे। ठीक है, अब बेसिकली VBT थ्योरी में सेंट्रल मेटल एटम की बात की गई थी, है ना? तो सेंट्रल मेटल एटम में d ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल में 5 ब्लॉक्स होते हैं, वी नो।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी कहता है ये सारे 5 ब्लॉक की ना एनर्जी सेम होती है। वीबीटी क्या कह रहा है? दीज 5 ब्लॉक्स हैव सेम एनर्जी। इस 5 ब्लॉक का नाम पता है? क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। व्हाट आर दोज? DXY, DX Y और DYZ, मतलब एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। DXY, DYZ और DZX। व्हाट इज दिस? दिस इज DX स्क्वायर Y माइनस 2 और दिस इज DX नहीं होगा, ये DZ स्क्वायर होगा। Z ये DZ स्क्वायर होगा, ये DX नहीं होता। ठीक है, चलो। तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोगों ने कर लिया। अब बोला वीबीटी ने क्या बोला कि इस सारे जो भी ब्लॉक्स है इसकी एनर्जी सेम होगी। बट क्या ये सेम होती है? क्या ये सेम होती है? चलो समझते हैं, सेम होती है या नहीं होती है। या फिर ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये DXY, DYZ, DZX ये है क्या? ये क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। क्या है? These 3 are known as between the axis। ये कहानी किसकी है? Between the axis। और ये कहानी है lobes are present, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं on the axis। yes, on the axis। मतलब अगर लोब्स बनते हैं ना, इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? लोब से। लोब है तुम्हारा ऐसा एक एक्सिस x एंड y। अगर मैं बोलूं बिटवीन द एक्सिस, मतलब लोब्स कैसे होंगे? बिटवीन द एक्सिस, समझ आ रहा है? बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस है XY। एक्सिस अगर YZ की बात कर रहे हैं तो, एक्सिस अगर YZ की बात कर रहे हैं तो दिस इज Y, दिस इज Z, है ना? बिटवीन द एक्सिस ऐसे लोब्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अगर ZX की बात कर रहे हैं तो बिटवीन द लोब्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बिटवीन द एक्सिस का मतलब समझ आया? डायग्रामेटिकली एक्सिस के बीच में है। ऑन द एक्सिस मतलब क्या होगा? ऑन द एक्सिस में एक तो है XY और एक है DZ, मतलब Z। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक अगर XY, ओके, तो एक एक्सिस हमारा X होगा, एक Y होगा। ठीक है, ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस के ऊपर। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है? बिटवीन द एक्सिस, दिस इज बिटवीन द एक्सिस, दिस इज ऑन द एक्सिस। और अगर Z एक्सिस की बात की जाए, ओनली और ओनली Z एक्सिस, तो उसमें ग्राफ कैसे बनता है आपका? मतलब ये जो लोब हो रहा है, दिस इज ओनली ऑन एंड ऑन Z एक्सिस, मतलब Z एक्सिस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। जो भी एक्सिस बनेगा वो Z एक्सिस पे ही बनेगा। सपोज दिस इज ए Z एक्सिस। ठीक है, तो कहानी समझ आई? ऑन, बिटवीन द एक्सिस एंड ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कहानी इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमारी बात चल रही है डी ब्लॉक पे। तो डी ब्लॉक जो भी है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको नोट होना चाहिए कॉपी में। रिप्रेजेंट करने का तरीका सब नोट होना चाहिए। ठीक है, और एक बात,
जब सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है ना, वीबीटी ने क्या कहा कि सेम एनर्जी होगा सारे ऑर्बिटल का। जब सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है तो इसको डीजेनरेटिव ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ठीक है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो ये कहानी नोट होनी चाहिए आपके कॉपी में, तभी क्लियर होगा। चलो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं कि वीबीटी ने कहा सेम एनर्जी लेवल होता है, बट क्रिस्टल फील्ड ने क्या कहा, स्प्लिटिंग होता है ना। अब स्प्लिटिंग को समझते हैं कि ये स्प्लिटिंग क्या होता है भाई। हमारे पास क्या क्या था, ऑन द एक्सिस और बिटवीन द एक्सिस। अगर मान लो दिस इज अ डी ऑर्बिटल, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए। अगर मैं ऊपर 3 बनाती हूँ शेल, तो ये क्या क्या होगा, ऑर्बिटल्स क्या क्या होगा बताइए, डी, बताइए क्या क्या मैंने लिखाया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स होगा, और नीचे वाला क्या होगा, 2 में डिवाइड होगा, क्या क्या होगा बताइए, -2 और डी जेड स्क्वायर। यही 2 एनर्जी लेवल पे डिवाइड होगी। ठीक है, अगर सेम रहती तो बस ऐसी ही एनर्जी लेवल सेम रह जाती, बट अगर स्प्लिटिंग होगा तो 2 भाग में डिवाइड होगा। हाँ, एक ऐसा भी तो बन सकता है ना भाई, जिसमें ये ऊपर हो डी एक्स स्क्वायर वाई -2 एंड डी जेड स्क्वायर, और ये नीचे हो, कुछ भी हो सकता है ना। एनर्जी तो कैसे भी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, अब ये कब बनेगा और ये कब बनेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो मान लो एक हमारे सिलेबस में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो कौन सा शेप होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अरे कहाँ बना है, चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो हमारा शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। इतना क्लियर, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा बस मिटा रही हूँ, बाद में बना दूंगी इसको मैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। अगर ऑक्टाहेड्रल शेप होगा तो सेंट्रल मेटल यहाँ पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लीगेंस होगा, है ना, स्क्वायर प्लेनर लीगेंस होगा, ठीक है। और बीच वाला मान लो दिस इज माय सरफेस, 4 लीगेंस, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और 2 लीगेंस कैसे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। 2 लीगेंस एक ऊपर एक नीचे, एक स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, पक्का, ओके, ठीक है। अब ये समझो, अगर ये स्क्वायर प्लेनर है तो ये लीगेंट ये लीगेंट ये लीगेंट ये लीगेंट, अगर मैं इस लीगेंट से इस लीगेंट की बात करूं तो दोनों 90 डिग्री पे है ना। स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री होता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, हमने मैथमेटिकली पढ़ा है। और अगर ऊपर से भी ऐसे हुआ तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा, अगर 90 डिग्री होगा, सो वी कैन से दिस इज एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, मैं कह सकती हूँ, है ना। सब 90 डिग्री में है एक दूसरे के, तो सब ये 3D डायग्राम हो गया ना एक, तो सब 90 डिग्री पे है, सब 90 डिग्री में है, मतलब सारे के सारे क्या हैं, लोब्स तो ऐसे बनेंगे, लोब्स तो ऐसे बनेंगे, लोब्स ऐसे बनेंगे ना, क्यों बनेंगे भाई, ये तो 90 डिग्री पे एक्सिस के ऊपर ही बन रहे हैं, एक्सिस के साइड में तो नहीं बन रहे। जहां पे मेरा एक्सिस है, ये एक्सिस है, दिस इज माई एक्सिस, और इसके ऊपर लोब बन रहे हैं,
अगर इसके ऊपर लोब बन रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ऑन द एक्सिस बोलेंगे। बात किस क्या बोलेंगे? ऑन द एक्सिस। देखो अभी समझ में आएगा क्यों बिटवीन में नहीं बनेगा। बिटवीन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि और एक शेप है हमारे पास टेट्राहेड्रल वाला, उसमें क्लियर करते हैं। जहां पे लिगेंड्स रहता है वहीं पे लोब बनता है, बीच में नहीं बन सकता लोब। किसके साथ लोब बनाएगा भाई? बॉन्डिंग करेंगे। लोब्स तो क्या, लोब्स का मतलब क्या? हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, बॉन्डिंग हो रही है। तो किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा? यहाँ पे कोई नहीं है तो किसके साथ बनाएगा भाई? लिगेंड्स के साथ ही बना रहा है। तो ऑन द एक्सिस हो रहा है ना। तो ऑन द एक्सिस मतलब क्या? ऑन द एक्सिस की एनर्जी ज्यादा है। अगर लोब ऑन द एक्सिस में बन रहा है मतलब ऑन द एक्सिस की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अगर दिस इज माई एनर्जी लेवल, इन दोनों में ऑन द एक्सिस कौन था? किसको लिखाया था? नीचे वाले को ऑन द एक्सिस बताया था। तो ये होना चाहिए ऑन द एक्सिस। क्यों बताओ? अगर मेरा एनर्जी लेवल ये है, दिस इज माई सेम एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी के ने क्या कहा? एनर्जी लेवल सेम रहेगा। बट क्रिस्टल थ्योरी ने क्या कहा कि एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कैसे होगा? जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा वो ऊपर आ जाएगा। मतलब ये वाला जो शेप है, यू कैन से 1 2 3 4 5, यू कैन से दिस इज अ शेप ऑफ ऑक्टाहेड्रल। कंक्लूड हुआ? तो ये ऑक्टाहेड्रल का है ना, जिसमें ऑन द एक्सिस ऊपर है और बिटवीन द एक्सिस नीचे है। ठीक है, समझ आया? समझ आया पक्का? ओके। और अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलती हूँ, देखो उसका भी स्ट्रक्चर के साथ समझ लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलती हूँ तो उसका डायग्राम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सेंट्रल मेटल एटम बीच में होगा, लिगेंड्स यहाँ, लिगेंड्स यहाँ, लिगेंड यहाँ, लिगेंड यहाँ। ठीक है। एक्सिस कैसा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे एक्सिस होता है। मान लो दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस। बट लोब्स कहाँ बन रहे हैं? बन रहे हैं? बन रहे हैं? एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं क्या? ये एक्सिस है आपका, लोब्स कहाँ है? एक्सिस के ऊपर है। और ये वाला भी टेढ़ा है, तिरछा है। अगर 3D डायग्राम देखो तो दिस इज ऑल्सो तिरछा। ठीक है। तो क्या एक्सिस के ऊपर बन रहे हैं? नहीं। कहाँ बन रहे हैं? बिटवीन द एक्सिस बन रहे हैं। समझ आ रहा है? बिटवीन द एक्सिस बन रहा है। क्लियर है क्या? नहीं है तो एक बार बोलो। पक्का? लोब बनने चाहिए मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर, मगर लोब एक्स एक्सिस के ऊपर बन नहीं रहा है। या बनने चाहिए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होगा। दिस इज नॉट 90 डिग्री। ये पता है कैसे खड़ा है? ये अगर मेरा ऐसा शेप है तो ये कुछ ऐसा खड़ा है, तो ये 90 डिग्री तो ऐसा होता है, तो 90 डिग्री पे तो है नहीं, है ना। तो 90 डिग्री पे है नहीं तो एक्सिस पे बन नहीं रहा है। तो एक्सिस पे नहीं बन रहा है तो कहाँ बन रहा है? बिटवीन द एक्सिस बन रहा है। बिटवीन द एक्सिस टेट्राहेड्रल में मतलब क्या होता है? बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी ज्यादा होती है। जिसका लोब बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है। तो बिटवीन द एक्सिस का लोब बन रहा है तो बिटवीन द एक्सिस की एनर्जी ज्यादा। मतलब ये अगर मेरा सेम एनर्जी लेवल था उससे एनर्जी लेवल ज्यादा। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज फॉर टेट्राहेड्रल। क्लियर? पक्का? पक्का पक्का पक्का। तो कम से कम डायग्राम नोट कर लो यार। इतना पक्का हो गया तो डायग्राम तो नोट करना बनता है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। डायग्राम कम से कम नोट कर लो और कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लो। कितना हो गया बाबा? 1 2 3 4 5। ठीक है। सो बिटवीन द एक्सिस ऑन द एक्सिस इज इम्पॉर्टेंट। वेरी नाइस। चलो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो इसको रहने ही देते हैं ना, इसको रहने ही देते हैं। जिसके ऊपर क्वेश्चन होगा वही बना लेंगे। आलसी है ना थोड़ा सा।
1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो क्वेश्चन इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया है कैलकुलेट द CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, कैलकुलेट द CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। तो आपको शेप तो बता दिया है, मज़े की बात, शेप बता दिया है, और शेप का ये भी दे दिया है, मतलब डायग्राम भी दे दिया है। यार ये मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी बातें लिखनी होगी। शेप का आपको डायग्राम भी दे दिया है। चलो ऊपर कौन, ऊपर बताओ, ऑन द एक्सेस ऊपर, तो ये हो जाएगा dx स्क्वायर वाई माइनस 2 dz स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dxy dyz dzx, ठीक है, ओके। और आपको क्या सजा के दिया है, आपको सजा के दिया है इलेक्ट्रॉन्स। क्या सजा के दिया है? इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 5 6 7 ऐसे इलेक्ट्रॉन सजा के दिया, ठीक है। और आपको पूछा है कि CFSE निकालिए, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एनर्जी निकालिए। यू हैव टू फाइंड व्हाट, एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि भैया ऊपर वाले की एनर्जी लेवल, ऊपर वाले की एनर्जी लेवल 3/5 डेल्टा ज़ीरो होती है, और नीचे वाले की एनर्जी लेवल 2/5 डेल्टा ज़ीरो होती है। जो ऊपर होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो वो पॉजिटिव में हो जाता है, जो नीचे होगा उसका एनर्जी लेवल नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। और टोटल एनर्जी लेवल डेल्टा ज़ीरो अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ दैट इज़ 10 dq। अगर तुम मुझसे पूछो व्हाट इज़ dq, क्या ये है, तो dq इज़ डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। अब ये पूछो कि ये क्या है, भैया हमारे सिलेबस में नहीं है, पढ़ेंगे। अगर ग्रेजुएशन में कर रहे हो केमिस्ट्री लेके तो यू कैन स्टडी। तो हमारे सिलेबस में बस इतना है कि जानो ये ऊपर वाला का इतना ही एनर्जी होता है, नीचे वाला, हाँ क्वांटा एनर्जी इलेक्ट्रॉन से काउंट होता है ना, मतलब क्वांटा मतलब क्या होता है फिजिक्स में व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा मतलब क्या होता है? क्वांटम, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री सब में होता है यार। क्वांटम इज एनर्जी, ठीक है। तो डिफरेंशियल ऑफ क्वांटम, ठीक है, हम लोग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब डिफरेंशियल है। ये सारी वैल्यू हमको अभी जाननी नहीं है क्यों आई कैसे आई, बट ये है कि वी हैव टू नो कि ऊपर वाले का एनर्जी +3/5 होता है, नीचे वाले का एनर्जी -3/5 होता है। प्लस क्यों होता है? क्योंकि वो बढ़ जाता है। माइनस क्यों होता है? क्योंकि वो नीचे वाला कम होता है, और अगर बीच में रहे तो न्यूट्रल रहेगा एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी 10 dq होता है, बस दैट्स इट, ठीक है। अब अगर तुमको CFSE निकालने बोला तो क्या करोगे पता है? CFSE यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 के साथ आप इंटू कर दोगे इस एनर्जी को, ठीक है। ऊपर कितना एनर्जी है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 के साथ इंटू कर दोगे 3/5 को, जो आंसर आएगा वही आंसर है। समझ आ गया? कितना इजी क्वेश्चन है, बट यू हैव टू नो द वैल्यू कि ऊपर वाले का एनर्जी लेवल क्या होता है, नीचे वाले का एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। अच्छा, जहाँ पे तीन ब्लॉक्स है, 3 ऑर्बिटल्स हैं,
तो उसको बोला जाता है T2G। डिनोट करने का तरीका है, ये भी समझोगे ग्रेजुएशन लेवल पे क्यों बोला जाता है, और इसको बोला जाता है EG। देखो याद रखने का तरीका, अगर समझना नहीं है तो याद रखना है, समझना नहीं है तो याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, 3 सेल है तो T2G 3 लेटर्स, 2 सेल है तो EG 2 लेटर्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है बस। एक और करो क्वेश्चन। ये तुम अपने से करो। क्वेश्चन में कहा है राइट D7 इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और पहला आपको निकालना है फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, और दूसरा निकालना है वीक फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, ठीक है। और व्हाट यू हैव टू डू, चलो इसमें CFSE भी निकालो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला है तो कर पाओगे क्या? D7 क्या डिनोट कर रहा है कि D जो ब्लॉक्स है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कर पाओगे क्या? ट्राई करो, ट्राई करो। तुमको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का भी मतलब पता है, पेयरिंग होगी। वीक फील्ड लिगेंड का भी मतलब पता है, पेयरिंग नहीं होगी। तो चलो एक बार ट्राई कर लो, बनता है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है CFSE को। ये लास्ट टॉपिक है आज का, बट हमने इसमें कलर नहीं बताया है ना, तो कलर के लिए एक और क्लास लेना पड़ेगा। ये अभी तक स्प्लिटिंग ही हुआ है, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग कलर शो करता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग पहले समझाना ज़रूरी था, तो स्प्लिटिंग समझ गए तो कलर भी शो करना वाला चीज़ ईजिली समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि CFSE को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे 3D से 4D 5D डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं ना, वैसे वैसे CFSE बढ़ेगा। समझ आया? ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, CFSE ऑक्टाहेड्रल का हमेशा ज़्यादा होगा CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, CFSE जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे कि अगर तुम्हारे पास है FeCN6 होल -4, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा Fe का +2, ठीक है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास है FeCN6 होल पावर -3, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा +3। तो बताइए किसका CFSE ज़्यादा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा। समझ आया? क्वेश्चन आ सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना। एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा, दोनों में से बताइए किसका CFSE ज़्यादा है। सो यू कैन सी ना इजीली 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो ही सकते हैं। एक ऑक्टाहेड्रल का शेप दे देगा, एक टेट्राहेड्रल का शेप दे देगा, बोलेगा बताइए दोनों में से CFSE किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। चौथा पॉइंट है, हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का CFSE भी ज़्यादा होता है और वीक फील्ड लिगेंड का CFSE भी कम होता है, ठीक है। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे और नेक्स्ट डे वी विल मूव फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।